Hi there, my name is Prashant and you are watching Science Eclipse. This is the third tutorial in the free YouTube AutoCAD series और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जानने वाले हैं एक ड्राइंग फाइल और एक टेम्पलेट फाइल में क्या डिफरेंस होता है, एक ड्राइंग फाइल से एक टेम्पलेट फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमेशा एक टेम्पलेट फाइल प्रेफर क्यों करते हैं ओवर ड्राइंग फाइल। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाइन टूल के बारे में कि एक लाइन टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, कितने टाइप के लाइन टूल्स ऑटोकैड में हैं, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनके साथ एंड देन वी विल सेव अ फाइल कि एक ऑटोकैड में एक फाइल को सेव कैसे करना होता है, उसके साथ जो बैकअप फाइल क्रिएट होती है वो क्यों क्रिएट होती है और उस बैकअप फाइल से हम लोग अपनी ड्राइंग फाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमने लाइन टूल को यूज़ करके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, देन वी विल लर्न हाउ टू सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स। ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। देन वी विल लर्न हाउ टू इरेज दोज ऑब्जेक्ट्स एंड फाइनली हाउ टू क्लोज अ ड्राइंग। दिस विल बी द स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल से पहले 2 ट्यूटोरियल और हैं इस सीरीज़ में, अगर अभी तक आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड चेक दोज ट्यूटोरियल्स आउट। उसमें मैंने बताया है ऑटोकैड का लेआउट, इसका इंटरफेस कैसा होता है, इसके इंटरफेस में कौन से टूल्स हैं, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने बताया है स्टेटस बार के एलिमेंट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में कि स्टेटस बार में कौन से फीचर्स होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना होता है, उन फीचर्स का काम क्या होता है। अभी तक चेक नहीं किया है बिल्कुल चेकआउट करो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर इन्फॉर्मेशन कार्ड में से, पूरा प्लेलिस्ट है आप एक्सेस कर सकते हो। इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज एंड यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जब ऑटोकैड स्टार्ट कर लो तो सबसे पहले जाओ फाइल पे और यहां से क्लिक करो न्यू पे। अब ये विंडो जब ओपन हो जाएगी जिसमें आप देखोगे टेम्पलेट्स लिस्टेड है, कौन सा टेम्पलेट आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं बताता हूं पहले टेम्पलेट, ड्राइंग और स्टैंडर्ड फाइल में डिफरेंस क्या होता है। नीचे जाइए फाइल्स ऑफ टाइप पे, यहां जैसे ही क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 तरह की फाइल्स हैं, ड्राइंग टेम्पलेट, ड्राइंग फाइल और स्टैंडर्ड फाइल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फाइल की। तो जो स्टैंडर्ड फाइल होती है वो मॉडलिंग के काम में नहीं आती है, इसको हम मच मोर कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए 50 लोग हैं आपकी कंपनी में जो ग्रुप्स में बटे हुए हैं और हर एक ग्रुप एक अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन उन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में एक ही तरह के स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, एक ही तरह की लेयर टाइप यूज होती है, कलर स्कीम है वो भी सेम है और जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी सेम है, मेजरमेंट करने का तरीका है, आप अनोटेशंस जो देते हो वो भी सेम है। आप चाहते हो कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं कंपनी में, आप इंश्योर करना चाह रहे हो कि भाई सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो वैसे ही फॉलो हुए हैं, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फाइल से आप उन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो एक बार में कि हमने जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं, जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ पहले से डिफाइन करी हुई हैं वो सारी की सारी फॉलो हुई है या नहीं हुई है। स्टैंडर्ड फाइल में मॉडलिंग नहीं होती। अब बात करते हैं टेम्पलेट फाइल की और ड्राइंग फाइल की। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड ड्राइंग फाइल क्रिएट करता है, उसको हम टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ड्राइंग फाइल है, अब आपने क्या किया, इसमें सारी की सारी आपकी जो डेफिनेशन है वो पहले से दे दी। मान लीजिए पहले ब्लॉक बना के डाल दिए, आपने लेयर स्टाइल डिफाइन करके दे दी, आपने सारी कलर स्कीम डिफाइन करके दे दी, आपने जो यूनिट सिस्टम होता है, जो मेजरमेंट सिस्टम होता है वो भी आपने पहले से डिफाइन करके दे दिया। तो आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो टेम्पलेट आपने बनाया है, तो जितने भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे वही सिस्टम्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जिससे अल्टीमेटली कंपाइलेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसी और एडिटर ने कोई और लेयर स्टाइल यूज़ कर लिया, किसी दूसरे एडिटर ने कोई दूसरा ब्लॉक यूज़ कर लिया, या फिर तीसरा एडिटर है उसने कलर स्कीम कोई दूसरी यूज़ कर ली। तो ये वाली प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइंग फाइल को एक टेम्पलेट फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग फाइल को एज अ टेम्पलेट फाइल हम लोग कैसे सेव करते हैं। जब 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप चाह रहे हो एक ड्राइंग स्टार्ट करना, तो आप ड्राइंग सेलेक्ट करो या फिर एक टेम्पलेट सेलेक्ट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद से मेजरमेंट सिस्टम डिफाइन नहीं करना चाह रहे हो तो आप एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं खुद से ही डिफाइन करूँ तो आप एक ड्राइंग सेलेक्ट कर सकते हो। हम टेम्पलेट के साथ काम करेंगे। तो ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट में इतने सारे टेम्पलेट दे देता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से 3-4 के बारे में। सबसे पहला है ACAD। इसमें जो मेजरमेंट सिस्टम यूज़ होता है उसमें इंचेस होती हैं मेजरमेंट की पहली यूनिट, अगर आप लेंथ मेजर करने जाओगे तो इंच यूज़ करोगे। नंबर 2 पे है ACAD ISO, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया हुआ है। इसमें जो मेजरमेंट सिस्टम यूज होता है वो मीट्रिक सिस्टम होता है। नंबर 3 पे है AM_ANSI। ANSI बोले तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसमें जो मेजरमेंट सिस्टम में यूनिट्स यूज होती है उसमें फीट होता है, आउंस होता है, पाउंड होता है, यानी इंपीरियल सिस्टम की यूनिट्स इस्तेमाल होती है। नंबर 4 पे है BSI। BSI बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
अब बाकी जो सिस्टम्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, हम लोग उनमें नहीं जाएंगे डीप में। हम जो मोस्टली यूज़ करेंगे वो होगा ACAD ISO, क्योंकि हम इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स को मोस्टली मिलीमीटर्स और मीट्रिक सिस्टम यूज़ करने की ज़्यादा आदत होती है, अगर आप इंडिया से बीटेक किया है तो। सो वी विल बी स्टार्टिंग ACAD ISO, इस पर क्लिक करो और इसको कर लो ओपन। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले टूल के बारे में, यानी कि ड्राइंग लाइंस या फिर लाइन टूल के बारे में। तो लाइन की डेफिनेशन सबसे पहले आप जान लीजिए ऑटोकैड में किस तरह से काम करती है। अ लाइन कैन बी वन सेगमेंट और सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेगमेंट्स, बट ईच सेगमेंट इज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि एक जो लाइन होती है, या तो आप उसको एक सेगमेंट में बना सकते हो या फिर मल्टीपल सेगमेंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हर एक जो सेगमेंट होगा वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा। उसको आप ऑटोकैड में सेलेक्ट कर पाओगे, उसको एडिट कर पाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर पाओगे और उसको आप डिलीट भी कर पाओगे। एक कनेक्टेड लाइंस की सीरीज है, आप चाहो तो बीच में से भी किसी एक लाइन को या एक लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इस तरह से होती है ऑटोकैड में लाइन की डेफिनेशन। अब चलिए सबसे पहले टूल के बारे में बताता हूं आपको मैं, दैट इज द लाइन टूल। तो 3 तरह की लाइन हमारे पास इसमें मेंशन है। आप ड्रॉ मेन्यू में जाइए, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 3 तरह की लाइन है वो मेंशन मिलेगी। सबसे पहले सिंपल लाइन, दूसरा है सिमेट्रिक लाइन, तीसरा है जिगजैग लाइन। सबसे पहले हम लोग सिंपल लाइन टूल के बारे में बात करते हैं। यहां से सेलेक्ट कर सकते हो आप, अगर यहां से सेलेक्ट नहीं करना बहुत जल्दी है तो टाइप कर लीजिए L एंटर, और दूसरी कमांड है लाइन एंटर। आप तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम, ये मुझसे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो या तो मैं पहला पॉइंट इसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके दे दूं, यानी कि मेरा जो UCS है उसको मैं क्या मानूं 0 मान लूं, और वहीं से पहला रेफरेंस पॉइंट इसको मैं असाइन कर दूं। तो वो असाइन करने का तरीका होता है, मान लीजिए मुझे पहला पॉइंट चाहिए वो 10,0 पे चाहिए, तो आई विल टाइप 10,0। इसने मुझे पहला पॉइंट दे दिया यहां पे। अब मैं दूसरा पॉइंट इसको देना चाहता हूं, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो मैं 0 को पहला जो UCS है उसको मैं 0 मान लूं और उसके रिलेटिवली इसको मैं दूसरा पॉइंट असाइन करूं, या फिर जो पहला पॉइंट मैंने क्रिएट किया है उसको ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं 0 मान लूं और उसके बेसिस पे सेकंड पॉइंट असाइन करूं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। अभी तो मैंने पहला पॉइंट असाइन कर लिया है, अभी मैं एब्सोल्यूट सिस्टम है उसको यूज करता हूं और उसको दूसरा पॉइंट असाइन कर देता हूं। आई विल टाइप 20,0। इसने मुझे इतना लाइन सेगमेंट है वो क्रिएट करके दे दिया। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने क्रिएट किया है इसको मान लेता हूं मैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूं। देखिए ऐसे मैं टाइप करूंगा 0। सबसे पहले टाइप करूंगा मैं @ लोकल सिस्टम। अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो आप @ टाइप करिए पहले। अब मुझे वर्टिकल लाइन खींचनी है, मतलब x की वैल्यू होगी 0, तो मैंने 0 टाइप कर दिया। अब मुझे देना y कोऑर्डिनेट, मैं चाहता हूं वो 10 यूनिट की लाइन हो, तो आई विल टाइप 10 एंड प्रेस एंटर। अब देखिए इसने एक वर्टिकल लाइन मुझे क्रिएट करके दे दी है। अब इसी को मैं लोकल कोऑर्डिनेट मानूं और फिर 10 यूनिट्स की एक लाइन लेफ्ट की तरफ क्रिएट करके दिखाता हूं मैं आपको। आई विल टाइप -10,0। 10 यूनिट्स की एक लाइन है वो क्रिएट हो गई है। अब कमांड से बाहर आने का आपके पास तरीका है, या तो आप एस्केप दबाओ या फिर आप टाइप करिए स्पेस बटन, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। एक तीसरा तरीका और है कि मैं चाहता हूं ये पूरी की पूरी शेप है वो क्लोज हो जाए, तो आपको टाइप करना है C एंटर। तो ये क्या करेगा, लास्ट पॉइंट और आपका जो पहला पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देगा और आपकी ड्राइंग है उसको कंप्लीटली क्लोज कर देगा। मान लीजिए आप एक डायनामिक सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपके पास एक तरीका और होता है इस ड्राइंग को क्लोज करने का। मान लीजिए मैंने लाइन कमांड ली और लाइन कमांड लेकर मैंने 2 लाइंस बना दी यहां से। अब आई कैन क्रिएट ए शेप। तो इसका एक तरीका है, राइट क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन क्लोज। ये वाली शेप है, ये क्लोज हो जाएगी। तो 2 तरीके होते हैं एक शेप को क्लोज करने के, लाइन टूल यूज करके। तो जो एब्सोल्यूट सिस्टम है या फिर लोकल सिस्टम है उसको हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए या फिर सेगमेंट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑटोकैड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही करनी होती तो हम लोग शीट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग ऑटोकैड क्यों आते हैं? तो ऑटोकैड का पर्पस है किसी भी एक टफ जॉब को आसान बनाना, नहीं कि खुद ही बहुत ज़्यादा टफ हो जाना। तो नेक्स्ट टूल इज द लाइन सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक लाइंस। तो सिमेट्रिक लाइन के लिए सबसे पहले मुझे एक सेंटर लाइन का पहला पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने ऑर्थो ऑन किया हुआ है इसलिए वर्टिकल लाइन आ रही है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेफरेंस ले लेता हूँ और लाइन का पहला पॉइंट, अभी मैं एक्चुअल लाइन है, सॉलिड लाइन है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो लाइन का पहला पॉइंट मैंने यहाँ डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ डिफाइन किया। तो जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट इसको दिया, इसने एक बिल्कुल सिमिलर लाइन मिरर करके मुझे दूसरी डायरेक्शन में दे दी। अगर मैं इसी लाइन सेगमेंट को कंटिन्यू करता हूँ और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये उसको भी क्या करेगा, मिरर करके दे देगा। अब इसके बारे में आपको एक चीज जानने की जरूरत है, अगर आप इसको C एंटर दबा के क्लोज कर दोगे तो जो क्लोजिंग लाइन है वो मिरर विंडो में नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली इसको उसी पॉइंट पे जाके क्लोज करना पड़ेगा। अब ये क्लोज हो जाएगा। अब
स्पेस दबा के या फिर एस्केप दबा के आप बाहर आ सकते हो। स्पेस मैंने दबाया, अब मैं कमांड से आ गया बाहर। ना नोटिस वन थिंग, अगर मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट हो रहा है। यानी कि एक जो सिमेट्रिक लाइन होती है वो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स बनाती है, वो कभी भी लाइन सेगमेंट्स क्रिएट नहीं करती। और ये दोनों लाइन सेगमेंट जो मैंने क्रिएट किए हैं, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ किसी भी एक को, और दूसरे को रख भी सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट नहीं होगा, बिल्कुल वहीं पे रहेगा। आप चाहो तो आप सेंटर लाइन को भी डिलीट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू यूज दी सिमेट्रिक लाइंस। थर्ड वन इज द जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन का यूज है वो आपको पता होना चाहिए। जिगजैग लाइन हम लोग यूज करते हैं जहां हम बाउंड्रीज टर्मिनेट करते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि यहां से आगे इन्फिनिटली यही है, तब हम लोग क्या करते हैं, जिगजैग लाइन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यही करना होता है, पहला पॉइंट डिफाइन करो और सेकंड पॉइंट डिफाइन करो, फिर आपको क्या करेगा, ये जिगजैग लाइन क्रिएट करके दे देगा। एक्चुअल ड्राइंग में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बताता हूँ। सेलेक्ट डिलीटेड, हम लोग लाइन कमांड ले लेते हैं यहाँ से, एंड लेट्स क्रिएट ए बाउंड्री। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारी कोई वॉल है मेरी, और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब मैं इन्फिनिटी बाउंड्री तो बनाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जिगजैग लाइन लूँगा और दोनों पॉइंट पे बना दूंगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये वाली वॉल है या फिर ये जो वाला 2 डायमेंशनल ड्राइंग है वो इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज बाई वी यूज दी जिगजैग लाइंस, और बाकी पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो उसको, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अपनी शीट में कि हमने यहाँ पे जिगजैग लाइन क्यों यूज की है। ओके, सो हमने लाइन टूल सीख लिया, मतलब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख चुके हैं। तो लेट्स क्रिएट अ कपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके, एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया। नाउ लेट्स क्रिएट ए ट्राइंगल कि यही रहे बाउंड्रीज में। ओके, सो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल भी बना लिया। तो हमने बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। लेट्स क्रिएट वन मोर थिंग, सर्किल कमांड हम बाद में कवर करेंगे, बट लेट्स जस्ट फॉर नाउ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं ऑटोकैड में। तो 3 तरीके होते हैं हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहला तरीका बिल्कुल बेसिक है, आप पिक कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए मैंने सर्किल सेलेक्ट करना है, तो मैं इस सर्किल को डायरेक्टली पिक कर लूँगा, यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट हो गया। अब मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। रिमेंबर मैंने बताया था जो भी ऑब्जेक्ट्स आप सिंपल लाइन यूज करके बनाओगे वो लाइन सेगमेंट्स में क्रिएट होंगे, और उन लाइन सेगमेंट्स को आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। हमने ये पॉलीगन्स नहीं बनाए हैं, हमने लाइंस यूज करके ये वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं पिक सिलेक्शन। अब दूसरा होता है विंडो सिलेक्शन, ये बहुत यूजफुल है। अब विंडो सिलेक्शन करने के होते हैं 2 तरीके। अगर आप लेफ्ट से क्रिएट करोगे तो अलग इफेक्ट आएगा, राइट से क्रिएट करोगे तो अलग इफेक्ट आएगा। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कर्सर है उसको मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे रख दिया, पहला क्लिक मैंने कर दिया है। अब मैं अपने जो विंडो है उसको लेके आऊँगा, और जितने ऑब्जेक्ट्स ये टच करेगी विंडो, रिमेंबर मुझे ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीटली कवर करने की ज़रूरत नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट्स को ये ग्रीन विंडो कवर करेगी उतने ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। मैंने जैसे ही सेकंड क्लिक इसको करता हूँ तो ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट हो गए। रिमेंबर मैंने नीचे वाले 2 लाइन सेगमेंट्स थे, ये और ये सेलेक्ट नहीं किए थे, ये मेरे ग्रीन एरिया में नहीं थे, तो ये सेलेक्ट नहीं होंगे। ये तो हो गया लेफ्ट से सेलेक्ट करने का तरीका विंडो में। एस्केप करके बाहर आई कमांड से। अब करते हैं हम लोग लेफ्ट से सेलेक्ट, सॉरी राइट से हमने कर लिया, लेफ्ट से करते हैं। तो लेफ्ट में मैंने कर्सर को रखा, पहला क्लिक। अब मैं विंडो बनाता हूं। अब जो विंडो का कलर है वो चेंज हो चुका है, वो आ गया है ब्लू कलर। तो अब विंडो में जितने ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली कवर होंगे, रिमेंबर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आधा रह गया है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, कोई भी पोर्शन उसका छूट गया है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ, यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो अंदर रेक्टेंगल है वो पूरा सेलेक्टेड है, बाहर वाला रेक्टेंगल है वो बिल्कुल भी सिलेक्टेड नहीं है, उसमें सिर्फ ऊपर की जिगजैग लाइन सेलेक्टेड है, और राइट में जो ट्राइंगल है उसमें 2 लाइन्स है वो आधी सेलेक्ट है, ऊपर जो सर्कल है उसका थोड़ा सा पार्ट है वो छूट रहा है, राइट।
अब मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको सेकंड क्लिक करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिगजैग लाइन है वो सेलेक्ट हुई है और अंदर जो रेक्टेंगल है वो सेलेक्ट हुआ है, बिकॉज यही सेगमेंट्स थे जो कंप्लीटली कवर थे विंडो में। अगर मुझे पूरा सब कुछ सेलेक्ट करना है तो मुझे सबको एक विंडो में कवर करना पड़ेगा। ऐसे यहां मैं रखता हूं पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने यहां किया, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर आप राइट से सेलेक्ट करोगे तो जहां जहां होके आपका जो विंडो है वो पास होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये वाले सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो गए क्योंकि मैंने लेफ्ट से किया। अब दोनों का कलर भी डिफरेंट होता है। लेफ्ट से अगर आप लेके आओगे उसको तो उसका कलर होगा वो ब्लू होगा, अगर राइट से लेके आओगे तो उसका कलर होगा वो ग्रीन होगा। अब तीसरा होता है लासो सिलेक्शन। लासो सिलेक्शन बोले तो आप मैन्युअली किसी भी एरिया से पास हो सकते हो, आपके पास रेक्टेंगुलर विंडो का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है आपको, जैसे मान लीजिए मैं राइट से सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट से सेलेक्ट करता हूँ, इसमें भी वही सीन है, लेफ्ट से सेलेक्ट करोगे राइट से सेलेक्ट करोगे तो अलग अलग तरीके से सिलेक्शन होगा। जैसे मैं राइट से सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कर्सर है वो राइट में रखा, अभी मैं क्या करूंगा, इसको प्रेस करूंगा लेफ्ट बटन और प्रेस करके रखूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज अगर सेलेक्ट करता हूं तो जहां जहां होके मेरा सिलेक्शन विंडो जाएगा वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इन जिन ऑब्जेक्ट्स को मेरा जो सिलेक्शन टूल था उसने टच किया था, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो गए। यही काम हम लोग क्लॉकवाइज करके देखते हैं। पहला सेलेक्ट किया मैंने यहां से और मैंने पूरा घुमाया, तो लेफ्ट से या फिर राइट से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी सिलेक्शन कर लीजिए, जहां जहां टच होगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे सेगमेंट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। यही काम हम लोग अगर लेफ्ट से करके देखें, पहला पॉइंट, अब मैंने घुमाया इसको, सी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट अंदर है रेक्टेंगल वाला वो सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से करोगे तो आपको सारा एरिया है वो कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइन सेगमेंट हैं वो सेलेक्ट होंगे। जैसे मैंने पूरा एरिया यहाँ से कवर किया तो जितने लाइन सेगमेंट्स कंप्लीटली ब्लू एरिया में आए वही सेलेक्ट होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर मैं कंप्लीटली सेलेक्ट करना चाहता हूं तो पहला पॉइंट मैंने यहां दिया, अब मैं पूरा घुमा देता हूं इसको, अब हो गए सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। सो दिस इज हाउ द सिलेक्शंस इन द ऑटोकैड वर्क। नेक्स्ट इज, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना चाहता हूं तो कैसे इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल एक तरीका तो डायरेक्टली है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड प्रेस द डिलीट कमांड, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट इरेज करना चाहता हूं अगर मैं ऑब्जेक्ट इरेज करना चाहता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट से उनको इरेज कैसे करूंगा, तो सिंपल तरीका पहला तो ये है, ये वाला लाइन सेगमेंट मैंने सेलेक्ट किया एंड आई विल प्रेस एंटर, ये डिलीट हो जाएगा, राइट। दूसरा तरीका है टाइप इरेज। जैसे ही आप इरेज टाइप करोगे तो रेक्टेंगुलर एक टूल आ जाएगा, अब जहां जहां आप दबा दोगे वो सारे सारे ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट करके उनको थोड़े से फेड कर देगा। एंटर प्रेस करिए, सारे ऑब्जेक्ट गायब। अब वापस से आप एंटर करके वही टूल लेके आ सकते हो। नाउ नोटिस, या तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूं या फिर मैं इनको सेलेक्ट भी कर सकता हूं। जैसे मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया इनको, इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, इसको मैंने सेलेक्ट किया विंडो दबा के, मैं एंटर प्रेस करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट हैं वो इरेज हो जाएंगे। तो ये होता है ऑटोकैड में इरेज करने का तरीका। रिमेंबर, अगर आपने कहीं से पहले ऑटोकैड थोड़ा बहुत किया हुआ है तो इरेज और ट्रिम में अंतर होता है। इरेज में क्या कर रहे हो, आप कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे हो, अगर वो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है वो तो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ट्रिम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जब हम लोग ट्रिम टूल कवर करेंगे तब मैं बताऊंगा ट्रिम टूल कैसे काम करता है। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर चुके हो तो इसमें अंडू और रीडू कमांड्स भी होते हैं हमारे ऑटोकैड में। ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं बिल्कुल क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ से मैं अगर क्लिक करूँ तो जो चीज़ें मैंने अभी डिलीट की थी वो आ गई वापस, मैं और भी अंडू कर सकता हूँ और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो डिलीट किए थे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ओके लेट्स गो वन स्टेप फर्दर बैक, यानी कि वापस से डिलीट कर दो एक स्टेप। तो मैं यहाँ से रीडू कमांड है इसको दे दूंगा तो ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे, फिर से दे दूंगा तो फिर से डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे होते हैं अंडू और रीडू कमांड्स ऑटोकैड में। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ट्यूटोरियल, दैट इज द बैकअप फाइल। मान लीजिए मेरे पास ये वाला डेटा है मेरी करंट ड्राइंग में और मैं क्या करता हूँ, अभी इस फाइल को सेव कर देता हूँ। आई विल गो टू फाइल टैब एंड आई विल सेव एज। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ड्राइंग। अब मैंने एंटर करके इसको सेव कर दिया। अगर मैं अपने रूट फोल्डर में जाऊँ जहाँ पे ये फाइल सेव्ड है तो मुझे दिखेगा drawing.dwg नाम से ये फाइल सेव हो गई है।
Now let's make some changes into this file. I will go to the line point and I will take a line. एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ, एक लाइन में बना देता हूँ यहाँ से लेके और इसके सर्कल के सेंटर पॉइंट तक. सो आई हैव मेड द चेंजेस. ओके, लेट्स क्रिएट वन मोर लाइन. थोड़ा सा डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए. लेट्स, हाँ, ये मैंने लाइन एक और बना दी. नाउ आई हैव मेड सम चेंजेस इनटू दिस ड्राइंग फाइल एंड आई विल प्रेस Ctrl S टू सेव. मैंने ये जो चेंजेस किए हैं, ये जो 3 मैंने जिगजैग लाइंस और बनाई हैं, इनको भी मैंने क्या कर दिया है, सेव कर दिया है उसी फाइल में. अब मैं वापस से अगर उस फोल्डर में जाऊं, आई विल सी कि मेरी drawing.dwg तो थी, लेकिन उसके साथ एक drawing.bak फाइल और क्रिएट हो गई है. इसको बोलते हैं हम लोग बैकअप फाइल. और इस वाली फाइल में सिर्फ उतना डेटा है जितना पहले था, यानी कि इन 3 जिगजैग लाइंस को ड्रॉ करने से पहले जो डेटा था उतना ही डेटा उस बैकअप फाइल में है. अगर मैं चाहता हूं मैं उस ड्राइंग को एक्सेस करना है मुझे, आई विल चेंज दैट फाइल. इसका जो एक्सटेंशन है drawing.bak, मैं bak को हटा दूंगा इसमें से और इसको लिख दूंगा drawing.dwg, यानी कि इसका फाइल एक्सटेंशन में चेंज कर दूंगा. उसके बाद AutoCAD में मैं इस फाइल को ओपन कर पाऊंगा. ऐसे करके आप चेंजेस को रिविजिट कर सकते हो कि चेंजेस करने से पहले आपकी फाइल थी वो ऐसे थी. एक बड़ी ड्राइंग में ये चीज़ बहुत कम आती है. अभी तो आप अंडू कर सकते हो, लेकिन जब एक बहुत बड़े प्लान पे आप काम करोगे then it will be extremely useful. कभी कभी ऐसा होता है एक बैकअप फाइल हमारे पास है, लेकिन हमारी जो करंट ड्राइंग फाइल है वो करप्ट हो चुकी है. उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, मिनिमल डेटा लॉस के साथ अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो. That's about this tutorial. Thank you very much for watching. If you loved this video, please do subscribe and leave us a comment and share this video with your friends. I will see you in next tutorial. Till then, bye bye.